नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का राहुल इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं राहुल सिंह। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विमान की जिस विमान के गिरने से दुनिया के कई सारे देशों को अपनी सुरक्षाएं बढ़ानी पड़ रही हैं और उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि अब हम कैसे सुरक्षित हैं। इन देशों को अपनी सुरक्षा को लेकर चिंताएं तब बढ़ जाती हैं जब इस विमान को 1979 में बनाया गया डिफेंस सिस्टम के द्वारा, यानी कि रूस का डिफेंस सिस्टम S-300 के द्वारा इसको गिरा दिया जाता है। जब इस फाइटर जेट को रसिया के S-300 के द्वारा गिरा दिया जाता है तो दुनिया की नज़र इस फाइटर जेट के ऊपर चली जाती है। खासकर उन देशों की नज़र जाती है जिन देशों ने इस फाइटर जेट को खरीद कर अपने डिफेंस सिस्टम में रख रखा है, जैसे कि इजराइल, यूक्रेन, पाकिस्तान। बाकी यूएस तो बनाता ही है, यूएस के पास तो ऑलरेडी हैं। या फिर उन देशों को भी चिंताएं बढ़ रही हैं जिन देशों के द्वारा इस फाइटर जेट को खरीदने की विचारधारा बढ़ रही थी। F-16 के गिर जाने से ही इसको दुनिया की बड़ी खबरों में शामिल कर लिया जाता है और दुनिया के बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों के द्वारा इस खबर को प्रकाशित कर दिया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें किसी ऑफिशियल न्यूज़ चैनल की या ऑफिशियल ट्विटर हैंडल की या ऑफिशियल लेटर की, तो कुछ टाइम तक रूस, अमेरिका, यूक्रेन किसी के द्वारा भी इस खबर को सही साबित नहीं किया जाता है। लेकिन कुछ टाइम होते ही रसिया का ट्विटर हैंडल, जो कि ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, पुतिन के नाम से है, इस ट्विटर हैंडल ने एक वीडियो जारी कर देता है और ये कहता है कि ये खबर बिल्कुल सत्य है। रूस के द्वारा ये लिखा जाता है स्पुतनिक ट्विटर हैंडल पर कि रूस का S-300 ने विशेष सैन्य अभियान के क्षेत्र में, यानी कि रण के मैदान में, रण का मैदान आज के ज़माने में क्या है कि रूस और यूक्रेन का है, अमेरिका का कोई रिलेशन नहीं है। बाकी ये F-16 बना हुआ अमेरिका का ही है। रूस और यूक्रेन के बीच में जो वार चल रहा, उस वार के चलते F-16 लड़ाकू विमान को नष्ट कर दिया गया है और रूस की तरफ से ये कहा गया है कि हमने 2 मिसाइलें दागी हैं, जिसमें से एक मिसाइल, जो पहली मिसाइल गई है, उसने F-16 को डैमेज की है। उसी के साथ-साथ हमने S-300 से ही दूसरी मिसाइल लॉन्च कर दी है, जिसने F-16 को धरती पर गिरने के लिए मजबूर कर दिया है। आप एबीपी न्यूज़ को भी देख सकते हैं। एबीपी न्यूज़ लिखता है कि अमेरिका के F-16 फाइटर जेट को मार गिराया। रूस के द्वारा दावा किया जा रहा है कि हमारे S-300 ने F-16 को गिरा दिया है और यूक्रेन कह रहा है कि अमेरिका में बने F-16 फाइटर जेट को रूस कैसे गिरा सकता है। मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि इस खबर को केवल रूस के द्वारा ही सत्य बताया गया है। बाकी यूरोपीय यूनियन या नाटो कंट्री देश या फिर अमेरिका या फिर यूक्रेन या फिर इजराइल या फिर अन्य फाइटर जेट रखने वाले देशों के द्वारा इस खबर की पुष्टि नहीं की गई है। ये खबर केवल रसिया के द्वारा ऑफिशियली अनाउंस कर दी गई है कि S-300 ने F-16 को गिराया है। इस खबर के सुनते ही आपके मन में एक सवाल बन रहा होगा कि क्या 1979 का बना हुआ S-300 6th जनरेशन के फाइटर जेट को गिरा सकता है? या आपके मन में एक सवाल और बन रहा होगा कि रूस के डिफेंस सिस्टम इतने एडवांस है, अगर S-300 6th जनरेशन फाइटर जेट को गिरा सकता है तो S-400 क्या कर सकता है? उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन का S-500 वो क्या कर सकता है? और F-16 रखने वाले देशों के द्वारा क्या प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं, इस पर भी हम नज़र डालेंगे। तो चलिए फिर अब हम शुरू करते हैं। अगर हम बात करें रूसी डिफेंस सिस्टम की, तो उसमें सबसे पहले निकल करके आता है एक लेटर जिसका नाम है S। ये S सीरीज ही रूस की डिफेंस सीरीज मानी जाती है। S-200 को नाटो सदस्यीय देशों के द्वारा SA-5 गैमन के नाम से जाना जाता है। S-200 का विकास तो 1960 के दशक में ही शुरू हो गया था, जब रसिया भी USSR का हिस्सा हुआ करता था। कहा जाता है कि अमेरिका के पास जैसे आजकल बम फेंकने वाले विमान हैं, जैसे कि B-2 बॉम्बर, उसी प्रकार से उसके पास पहले भी बम फेंकने वाले विमान हुआ करते थे, जिनमें से मुख्य रूप से देखा जाए तो B-52 नाम का विमान और टोही विमान सबसे इम्पोर्टेंट विमान माना जाता था। इन्हीं को रोकने के लिए रूस के द्वारा S-200 डिफेंस सिस्टम को बनाया और उसको 1967 में अपने सेना के अंदर तैनात कर दिया। रूस के द्वारा कहा जाता है कि S-200 की रेंज कम थी, जिसके कारण इसमें कई वर्जन के हमने डिफेंस सिस्टम बनाए। सबसे पहले नंबर पर तो बना था S-200 वेगा, जो 1970 में बन जाता है। इसकी रेंज बढ़ा दी जाती है, 250 से लेकर 300 किलोमीटर तक कर दी जाती है। उसके बाद
वेगा ई नाम का एक वर्जन लॉन्च किया जाता है 1973 में। इसको भी अपडेट किया जाता है, जिसका नाम दिया जाता है S200D के नाम से चलाया जाता है, और इसको 1976 में लॉन्च कर दिया जाता है। इसकी परमाणु क्षमता 300 किलोमीटर तक होती है, यानी कि इसका रडार 300 किलोमीटर दूर ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर लेगा। रूस के द्वारा ये कहा जाता है कि जब यूएसएसआर का विघटन यानी कि विखंडन हो रहा था, तब हमने S200 को अमेरिका के खिलाफ में खड़ा किया था अंगारा के अंदर। अंगारा का लोकेशन आप अभी मैप पर देख पा रहे होंगे। यह है अंगारा का लोकेशन। सबसे पहले यहाँ पर S200 को स्थापित किया गया था, जो कि अमेरिका के खिलाफ में खड़ा किया गया था, अमेरिका से आ रहे बम विस्फोटक जहाज़ों को रोकने के लिए। अगर हम बात करें S300 की, तो S300 को नाटो सदस्य देशों के द्वारा SA-10 गंबल के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि S300 की शुरुआत 1979 में कर दी जाती है, जब यूएसएसआर का हिस्सा रूस भी हुआ करता था। S300 के अंदर दो टाइप के रडार लगे होते हैं। जो एक रडार होता है वो कम दूरी के लिए होता है, और जो एक दूसरा रडार होता है वो लॉन्ग दूरी के लिए होता है। अगर मैं बात करूं S300 के विशेषताओं की, तो इसकी सबसे पहली विशेषता तो ये है कि ये लंबी दूरी से हवाई हमलों को रोकने में सक्षम होता है, और कई सौ किलोमीटर तक के लक्ष्य को निशाना बना सकता है। और इसके साथ साथ ये एक साथ कई टारगेट को ट्रैक कर सकता है, यानी कि इंटरसेप्ट कर सकता है, जिससे एयर डिफेंस सिस्टम में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो इसमें मल्टी टारगेट को इंगेज करने के लिए मल्टी प्रकार की मिसाइलें लगाई जाती हैं, जो कि अपने अपने टारगेट को हिट करती हैं। आपको पहले बताया कि इसमें दो प्रकार के रडार लगे हैं, जो कि एडवांस वर्जन के रडार लगाए जाते हैं। जो टेक्नोलॉजी आज की स्थिति में चल रही है, इसके रडार को उस पर चेंज करके अपडेट किया जाता है कि जो भी रडार आज के ज़माने में चल रहा है, जिस भी ग्रेड का चल रहा है, उस ग्रेड के रडार को इसमें शामिल किया जाता है। साथ साथ ही ये सरफेस टू एयर में मार करने वाली मिसाइलों के साथ लैस होता है। तभी तो दुनिया के कई सारे देश इस S300 को यूज करते हैं। जैसे कि रूस ने बनाया है, तो रूस तो ऑलरेडी यूज ही करता है। उसके साथ साथ चाइना भी यूज करता है, अपने डिफेंस सिस्टम में भी इसको शामिल कर रखा है। इसके बाद बात करें ईरान की, तो ईरान भी रूस का समर्थक देश है, तो ईरान ने भी S300 को खरीद रखा है, अपनी अपनी सुरक्षा में तैनात कर रखा है। उसके बाद बात करें ब्राज़ील की, तो ब्राज़ील ने भी S300 को खरीदा हुआ है। उसके साथ साइप्रस भी खरीद रखा है। इस प्रकार के कई सारे देशों के द्वारा S300 को खरीदा जा चुका है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें S400 की, तो S300 का ही एक अपडेट वर्जन है S400, जिसमें 5 प्रकार की मिसाइलें लगाई जाती हैं। एक 40 किलोमीटर की लगती है, एक 100 किलोमीटर की लगती है, एक 60 किलोमीटर की लगती है, एक 200 किलोमीटर की लगती है, एक 400 किलोमीटर की लगती है। इस प्रकार से 5 प्रकार की इसमें मिसाइलें लगाई जाती हैं। S400 भी सरफेस से एयर में मार करने वाली मिसाइलों से लैस होता है। S400 की जो सुरक्षा है, ये बहुत कड़ी सुरक्षा के साथ ही रखा जाता है। भारत में अगर हम बात करें भारत की, तो भारत के द्वारा 2019 के अक्टूबर महीने में इस डील पर साइन किया गया है, और इस डील में कहा गया है कि भारत 5 S400 को खरीद रहा है अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए। 2022 में S400 पहुंचा दिया गया है रूस के द्वारा भारत में। अगर हम बात करें S400 की थोड़ा टेक्निकल चीज़ों की, तो S400 बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही उच्च उन्नति वाला डिफेंस सिस्टम है। यह रूस के द्वारा ही बनाया जाता है। यानी कि S400 का मतलब है कि ये 400 किलोमीटर तक के लक्ष्य को मार सकता है, और साथ ही साथ 300 लक्ष्य को एक साथ पता कर लेता है। यानी कि इसके अंदर एक तो रेंज इसकी 400 किलोमीटर तक, और जो डिटेक्शन रेंज है इसके अंदर जो रडार है वो 600 किलोमीटर तक का है। और इसमें जो मिसाइलें लगी हैं, लगभग 70 से ज़्यादा मिसाइलें इसमें एक साथ फायर होती हैं, जिनकी अलग अलग रेंज, जैसे मैं पहले बताया आपको, रेंज 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, इस टाइप की अलग अलग रेंजों की मिसाइलें इसमें 70 से ज़्यादा एक साथ फायर कर सकते हो आप। कहा जाता है कि S300 की तरह ही S400 को भी नाटो सदस्य देश एक अलग नाम से जानते हैं, जो नाम है SA-21 गोवलर। नाटो सदस्य देश
इसी S-400 को पहले S-300 PMU-3 के नाम से जानते थे। उन्होंने इसी को नाम चेंज करके SA-21 गोबलर रख रखा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह एक मोबाइल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। इसको 1990 के दशक में बनाना शुरू कर दिया जाता है और जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि 2007 में अगस्त के महीने में इसको रूस की सेना में शामिल कर दिया जाता है। शामिल करने वाले में सबसे फर्स्ट नंबर पर जो बटालियन थी उसका नाम था 606 गार्ड एंटी एयर रॉकेट रेजिमेंट थी, जो कि मॉस्को में डिप्लॉयमेंट थी। और यह S-400 तब अपनी पहचान छोड़ देता है जब यह मूविंग के टाइम पर भी होता है और या फिर स्टैंड बाई मोड में होने के बावजूद भी 35 सेकंड के अंदर अंदर ही एक्टिव मोड में आ जाता है और अगले 3 मिनट के अंदर ही मिसाइल को फायर करने के लिए रेडी हो जाता है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ S-500 की, तो S-500 भी रूस के द्वारा ही बनाया जाता है। यह रूस का एक अत्याधुनिक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जो कि प्रोमेथियस के नाम से भी जाना जाता है। यह S-400 का एक अपग्रेड वर्जन है जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल, स्टेल्थ विमानों और लो ऑर्बिट सैटेलाइट को भी निशाना बना सकता है। लो ऑर्बिट से आप समझ पा रहे होंगे कि लो ऑर्बिट की हाइट कितनी होती है। जब ये उस लो अर्थ ऑर्बिट की सैटेलाइट को निशाना बना सकता है तो ये कितनी उन्नति का डिफेंस सिस्टम होगा, आप इसका अंदाज़ा इस बात से ही लगा पाएंगे। वैसे तो इसकी रेंज 500 से 600 किलोमीटर ही होती है। अगर ऊंचाई के आधार पर बात करें तो हाइट में ये 200 किलोमीटर तक के टारगेट को पहचान कर सकता है और मिसाइल से बर्बाद कर सकता है। यह एक यह एक साथ कई टारगेटों को इंगेज करने में माहिर होता है। मुख्यतः तो यह इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जिसको ICBM कहते हैं, क्रूज मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकने के लिए बनाया गया है। यह मल्टी टारगेट को भी रोकता है, यानी कि आप 10 हाइपरसोनिक लक्ष्यों को एक साथ रोक सकता है ये। 18 विमान यानी कि या फिर 12 बैलिस्टिक मिसाइल को एक साथ ही ट्रैक कर देगा और उनको बर्बाद कर देगा। इसमें जो मिसाइलें लगी हैं उनकी स्पीड की अगर बात करें तो 5 से 7 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती हैं। और इसमें एक चीज़ मैं बता दूं, जो ये है मूविंग टारगेट को इंगेज करता है और ये भी एक मूविंग टारगेट ही बनता है क्योंकि ये 8x8 की टाटरा गाड़ी के अंदर माउंट होता है तो ये स्टैटिक नहीं होता, ये मूवेबल होता है। इसको आप कहीं भी किसी जगह पर मूव करा सकते हैं, किसी टाइम पर भी मूव कर सकते हैं। इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ एक टेक्नोलॉजी लगाई गई है जिसका नाम है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। किसी दिन मैं आपको टेक्नोलॉजी के आधार पर एक वीडियो बना करके लाऊंगा कि टेक्नोलॉजी है क्या, किस चीज़ में कौन सी टेक्नोलॉजी चलाई जाती है और टेक्नोलॉजी को कब चेंज किया जाता है और उसमें क्या लग जाता है कि टेक्नोलॉजी चेंज माना जाता है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि F-16 6th जनरेशन का फाइटर जेट है, सुखोई 57, सुखोई 28, ये कौन-कौन से जनरेशन के फाइटर जेट हैं? या फिर जैसे अपना राफेल को ले लो, राफेल कौन से जनरेशन का फाइटर जेट है? इस प्रकार की टेक्नोलॉजी, इस प्रकार के जनरेशन के ऊपर मैं एक वीडियो आपको दिखाऊँगा। किसी दिन इसको बिल्कुल क्लैरिफ़िकेशन कर पाएँगे कि कौन-सा विमान कौन-सी टेक्नोलॉजी का है और कौन-से जनरेशन का है। चलिए आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस कंटेंट के माध्यम से कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। आपकी इस खबर पर क्या राय है और आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमारे तक पहुँचा सकते हैं। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।